ये पर्वतीय नगर है, ठीक है। मनाली बताइएगा। मनाली ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा, एचपी में मनाली पड़ता है, ठीक। बहुत आसान है लेकिन स्लिप कर जाते हैं तुरंत में, ठीक है। इसीलिए मिरिक बताइएगा। हम जानते थे, गलती करिएगा। एक मिकिर है और एक मिरिक है, ठीक है। तो मिरिक की फिर कंफ्यूजन, हम मिरिक की बोले हैं तो मिरिक ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। मिरिक पर्वतीय नगर है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और मिकिर पहाड़ी है जो असम में पड़ता है। हाँ ठीक है, मिरिक और मिकिर में अंतर है। मिरिक पश्चिम बंगाल, ठीक, और असम हो जाएगा, मिकिर असम हो जाएगा। हाँ हाँ, पंचमढ़ी बताइएगा। फिर देखिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों आ रहा है। हाँ, पंचगनी महाराष्ट्र है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और पंचगढ़ी महाराष्ट्र। गनी, हाँ पंचगनी, गढ़ी बोला गया, गनी, ठीक है। पंचगनी जो हो जाएगा महाराष्ट्र और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कुल्लू घाटी बताइएगा, हिमाचल प्रदेश है। स्टार्ट करिएगा तो बताइएगा, कंटिन्यू है, ठीक। बताइएगा ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है किस देवता के लिए है? इंद्र के लिए कितना है? 250, और इसके बाद जो है अग्नि के लिए 200 है, ठीक है। बताइएगा वर्ण विभाजन का सबसे पहला प्रमाण जो है किस ग्रंथ में मिलता है? वर्ण विभाजन ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चतुष्वर्ण के बारे में जो पढ़ते आ रहे हैं, इसी में देखिए जानते हैं चतुष्वर्ण की व्याख्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, सभी लोग को पता रहता है। जब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वर्ण विभाजन का जो वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, उस समय कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि कन्फ्यूजन ना हो उस चीज़ को। एक ही चीज़ रहता है, भाषा परिवर्तन होता है, तुरंत आंसर बदल लेते हैं लोग, ऐसा नहीं करना है। तो वर्ण विभाजन का सबसे पहला उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के क्या में मंडल में? 10वें मंडल में। और इसी को जो दूसरे भाषा में कहा जाता है चतुष्वर्ण की व्याख्या जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ठीक है। अगला बताइएगा खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था, ठीक है। अगला बताइए भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, और लॉर्ड रिपन को ही भारत में जो है भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है लॉर्ड रिपन को भारत की उद्धारक का संज्ञा दिया गया है। अब लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ जान लीजिए। इनका पीरियड यानी शासनकाल कब से कब तक रहा है भारत में? तो 1880 से लेकर 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे। इनके काल में ही, इनसे पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जो किसके काल में आया था? लॉर्ड लिटन के काल में आया था। कब आया था? 1878 में आया था। किस अखबार को लेकर आया था? ये सोम प्रकाश को लेकर आया था। और जो है इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किस पत्रिका के द्वारा किया गया था? पायोनियर पत्रिका के द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा पत्रिका था जो रातों रात अपना जो है, तो एबीपी जो, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, एबीपी वही हुआ, अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात अपने जो है प्रकाशन का भाषा को चेंज कर लिया था, यानी अंग्रेजी में कर लिया था। और ये जो था जो प्रेस पे जो प्रतिबंध आया था, इसका नाम क्या बताया? अभी जस्ट बताया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किस लिए आया था? ये स्वदेशी भाषा में जो समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, इससे हाँ वंचित करने के लिए आया था, ताकि स्वदेशी भाषा में आता क्या होता था, सब लोग पढ़ लेते थे, और सभी लोग पढ़ लेते यानी सभी लोग जागरूक हो जाते थे। इसलिए कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा में रहेगा, तो भारतीयों को तो अंग्रेजी इंग्लिश तो ऐसे भी अभी भी जानते नहीं आ रहा है सबको, ठीक है। इससे बचा यानी इंग्लिश में रहे ताकि सबको नहीं पता चले, ठीक है। और यही जो है अंग्रेजी यानी आंग्ल शिक्षा जो है भारत में जो है 1854 का वुड डिस्पैच के माध्यम से भी जो है इस पर जोर दिया गया था। इसके साथ साथ 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी जो है इस पर जोर दिया गया है, जो उसी 33 के एक्ट के तहत आंग्ल प्राच्य विवाद आता है, या फिर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो होता है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले कमीशन का गठन होता है ना 1834 में, कहीं 35 भी देता है, 1834-35 लेके चलिएगा। तो लॉर्ड इसमें ये आता है, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था कि जो है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित कौन कौन सा अधिनियम है,
ठीक है। तो एक 1813 का अधिनियम भी हो जाएगा, क्यों ये देखिए कहीं पे बुक में आपको लिखा हुआ स्पष्ट नहीं मिलेगा बट है क्या कि 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया का जो है प्रावधान किया गया था, और ये भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही था। अगर ब्रिटिश यदि अगर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने का पहला इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसके बाद एक 1827 में आया था जो 10 यूरोपीय सदस्य के द्वारा जो कमीशन था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, जो 1823 में एक्ट आया था। 1823 का एक हम बताए थे कि पूरा है कि कुछ लैंग्वेज करके है, पूरा नहीं ध्यान में आ रहा है। 1827 में आया था, देखिए इस पे रिलेटेड 3 अधिनियम बता रहे हैं। एक पहला नंबर 1813 का अधिनियम अंग्रेजी शिक्षा से, दूसरा 1827 का एक जो आता है एक अधिनियम, यानी एक अधिनियम नहीं कहिए 1823 में आता है, बता देंगे। ऐसे जो है माइंड में एकाएक नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो में जो है आप देखे होइएगा, पहला वीडियो जो था उसमें ये डिस्कस भी करवाए थे हम, ठीक है। 1827 का एक्ट, और इसके साथ साथ 33 का संबंध क्यों है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले का जो है अध्यक्षता में, ये लॉर्ड मैकाले को अध्यक्षता या उस पर निर्भर कर दिया गया था कि शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया जो है हर हाल में पे करना ही है प्रत्येक वर्ष। ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है इसको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था कि वो उनकी जवाबदेही है, और इन्हीं के अध्यक्षता में इनकी जो स्वीकृति थी जी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, जो 1834 में जो है इनके प्रस्ताव को 1833 के अधिनियम के तहत स्वीकृत कर लिया गया था। कुछ समझे कि नहीं? कुछ नहीं, इतना हम बता रहे हैं ना, वो भारत का उद्धारक। चलिए, लॉर्ड रिपन को जो है भारत का उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इससे पहले वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट के बारे में बता रहे थे, लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन का काल कब से कब तक है? 76 से 80 तक है, 1876 से 1880 तक है। और लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है सिविल सेवा में जो है नियुक्ति का जो आयु था, उम्र, उसको कितना से कितना कर दिया गया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया गया था। पहले समझ लीजिए, इसीलिए तो बता रहे हैं अभी, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। फिर आगे चल के जो है, देखिए आप कोई अधिकारी के पोस्ट पे यदि जा रहे हैं और 19 वर्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा यानी मैच्योरिटी नहीं होगा तो उसको अधिकारी कैसे बनाया जाएगा, इसलिए जो है 21 से 19 लॉर्ड लिटन कर दिया गया था। बाद में चल के जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा फिर जो है इसे 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। और स्थानीय स्वशासन को लेकर जो है इनका काफ़ी मतलब जो है प्रतिरोध रहा, और इस कारण से जो है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला बताइएगा, मध्यकालीन भारत में जो इतिहास में जो है सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मध्यकालीन भारत में यानी मिडाइवल हिस्ट्री का जो है सर्वाधिक विवादास्पद शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी लोग को पता है, एमबीटी को जाना जाता है, ठीक है। रक्त पिपासु शासक किसे कहा जाता है? एमबीटी को ही कहा जाता है। और एमबीटी के बारे में ही कहा गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। और किसके द्वारा कहा गया था? बदायूनी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति जो लगाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति के तहत जो है सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य मिलाया था? सतारा में मिलाया गया था। कब सतारा को मिलाया था? 1848 को मिलाया था। इससे पहले बताया था कि सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी राज्य में किसको मिलाया गया था? सिंध को मिलाया गया था। सिंध को कब मिलाया गया था? 1843 में मिलाया गया था, 1843 में। अब सिंध के बारे में आता है, एक सिंध विजय है जो मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्टिंग में ही आता है। सिंध विजय जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब? 712 में। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी आता है कि जिस समय सिंध पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर शासक था। और पूछा ये भी जाता है कि सिंध विजय के बारे में जानकारी जो हमें किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा से मिलता है। अब चचनामा और चचनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अली अहमद हो जाएंगे चचनामा के लेखक। अब ये आता है कि जो दाहिर जो था, राजा दाहिर, ये किस वंश से संबंधित था? तो चच वंश से संबंधित था, ठीक है। और राजा दाहिर के पिता का ही नाम था चच, ठीक है। राजा दाहिर के पिता का ही नाम था चच, और इसीलिए जो है उससे संबंधित जो उसके बारे में जो व्याख्या मिलता है सिंध विजय के बारे में चचनामा पुस्तक में ही मिलता है, और इसके लेखक अली अहमद हो जाएंगे। अगला बताइएगा, मौर्य सम्राट में अशोक के शासनकाल में जो प्रांतों की संख्या जो है कितना था? 5 था। मौर्य शासन में प्रांतों की संख्या 5 था। और 5 प्रांत में से जो है तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापक्ष की राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। उत्तरापक्ष की राजधानी तक्षशिला था। और सुवर्णागिरी किसका था? दक्षिणा पक्ष की राजधानी सुवर्णागिरी था, ठीक है। अगला बताइए, अजंता की कौन सी गुफा जो है सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह जो है आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया? तो गुफा संख्या बताना है। गलत हो जाएगा, गुफा संख्या 9 होगा।
17 की बात करते वो मरणासन राजकुमारी का जो है वो 17 में मिलता है। और अभी आपसे हम बोले हैं कि अजंता की कौन सी गुफा जो है जिसमें जो है 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की ओर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, ये गुफा संख्या 9 हो जाएगा। अगला बताइए, गुप्त प्रशासन में जो है गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा, मतलब गज सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो महापीलुपति कहा जाता था। ठीक है, पढ़े होंगे सभी लोग, ये लुसेंट पे भी मेंशन है ये। ठीक है, कि गुप्त शासन में जो है गज सेना का अध्यक्ष जो होता था उसे महापीलुपति कहा जाता था। ठीक है जी जी। अगला बताइएगा, बाराहमिहिर द्वारा रचित जो है एक पुस्तक है बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता के लेखक जो है बाराहमिहिर हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक खगोलविद भी थे। ठीक है, हाँ ठीक है, बता रहे हैं आगे फिर बताना है। बाराहमिहिर के लेखक बाराहमिहिर बताए, बृहत संहिता के लेखक बाराहमिहिर हो जाएंगे। और ये बृहत संहिता में जो है चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? चालुक्य वंश को जो है किस जाति का माना गया है? तो इसे सुलिक जाति का माना गया है। चालुक्य वंश को जो है सुलिक जाति के रूप में माना गया है। अगला बताइएगा, राष्ट्रकूट राजवंश के जो है चोल लेखों में किस राजा को सुगम तावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? यानी चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसे करों को हटाने वाला कहा जाता है? इसको उस भाषा में जो है राष्ट्रकूट की भाषा में इसे सुगम तावर्त कहा जाता था। और सुगम तावर्त का मतलब क्या होता है? करों को हटाने वाला। किसे कहा गया है, किस शासक को? कुलोत्तुंग प्रथम का नाम सुने होंगे। कुलोत्तुंग प्रथम को जो है यानी करों को हटाने वाला शासक के रूप में जाना जाता है। और किस वंश से संबंधित था ये? राष्ट्रकूट वंश के शासक था ये, और चोल के अभिलेख में कहा गया है। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट हो जाएगी। हाँ ठीक है। अगला बताइएगा, गुलाम वंश का शासक जो है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये किस परिवार से संबंधित था? अलाउद्दीन मसूद शाह का नाम सुने हैं सभी लोग, सुने होंगे, नहीं सुने तो जान लीजिए। ये अलाउद्दीन मसूद शाह किस से संबंधित था? ये किस परिवार से संबंधित था? यानी गुलाम वंश के किस शासक से संबंधित था ये? तो इल्तुतमिश का नाम सुने हैं? इल्तुतमिश का बेटा था जो अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, और ये एक अयोग्य शासक था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो है सर्वप्रथम मकबरा किसका था? नासरुद्दीन का मकबरा था, जो इल्तुतमिश का बेटा ही था। ठीक है, क्या हुआ? हाँ हाँ, देखिए वो भी है, लेकिन इसका अभी आपसे जो पूछा गया था कि जो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में, तो अलाउद्दीन मसूद शाह भी उसका कोई ज़रूरत थोड़ी है कि एक ही बेटा है। अब हिस्ट्री में क्या होता है, एक पॉपुलर होता है। हाँ हाँ हाँ, वही बैठा, अयोग्य शासक बैठा था, रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। ठीक है, लेकिन ये जो है अलाउद्दीन मसूद शाह उसी के परिवार से बिलोंग करता था। ये पूछा गया है कि इतिहास में अलाउद्दीन मसूद शाह का संबंध किस परिवार से था? इल्तुतमिश से था। ठीक, इसमें बता रहे थे क्या कि सर्वप्रथम जो है भारत में सबसे पहला मकबरा किसका है? नासरुद्दीन महमूद का है मकबरा। नासरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो कि किस वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से ही संबंधित था, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस तिथि को जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था? तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था। ठीक है, किस अधिवेशन में किया गया था निर्णय? लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता किया गया? 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया। पहला 1929 लाहौर अधिवेशन, दूसरा बताइएगा 1936 का लखनऊ अधिवेशन, और 1937 फैजपुर अधिवेशन, जो गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, टोडा जनजाति का संबंध जो है किस जगह से है? ये टोडा जनजाति नीलगिरी को पहाड़ियों पे संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील हो जाएगा। दूसरे स्थान पे आता है गोंड आता है, दूसरे पे गोंड आता है, पहले स्थान पे भील है। ठीक है, अगला बताइएगा, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गलत हो जाएगा, मेघालय राज्य होगा, जो कि मात्र 2.5% जो है जनजाति वाला, ये जो है जनजाति SC जनजाति होता है, जाति होता है वो है नहीं। हम पूछे सबसे कम वाला है, जहाँ आप नहीं वाला तो नहीं ना पूछे हैं, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो वो हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, जो कि मात्र 2.5% है। अगला बताइएगा, आदिवासियों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? ठक्कर बापा को जो है आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन बताएगा सैम्पेन जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? अंडमान निकोबार से संबंधित है सैम्पेन जनजाति। इसके साथ बताएगा नायर जनजाति का संबंध जो है ये किस मतलब एक होता है परिदर्शक पति के, ठीक है, जो विजिटिंग हस्बैंड जो होता है ये प्रथा किस जनजाति में होता है? ये नायर जनजाति में होता है, ठीक है। जो परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की प्रथा जो है ये किस जनजाति में होता है? तो नायर जनजाति में होता है। अगला बताइएगा कौन सा जनजाति को जो पशुपालक जनजाति के रूप में जाना जाता है? टोरा जनजाति जो नीलगिरी पे निवास करती है, ठीक है, और ये भैंस पालने का काम करती है। अगला बताइएगा संथाली लोग जो है ये पुजारी को क्या कहते थे? नायक कहते थे, ठीक है। अगला बताइएगा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति की बात करेंगे गोंड हो जाएगा, ठीक है। जारवा जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से है, ठीक। बताइएगा सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही है। वन में जा रहे हैं। अगला बताइएगा आदिवासियों का जो है प्रमुख पर्व जो है सरहुल जो है ये किस दिन मनाया जाता है? ये जो है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। आदिवासियों का पर्व जो है सरहुल नहीं जानते हैं हम, ठीक है, अप्रैल ही होगा, ठीक है। और चैत से स्टार्ट ही होता है तो अप्रैल से स्टार्ट होता है इधर, ठीक है। अगला बताइएगा कोन्याक जनजाति का संबंध वो ये मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च से स्टार्ट होता है तो ये मार्च में हो जाएगा। ये चैत्र शुक्ल तृतीया को हो जाएगा तो मार्च में होगा। 22 मार्च के बाद आएगा तो मार्च में होगा। 3 तृतीया है तो 3 दिन बाद होगा। खैर देखिए वो जब पूछा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहता है कि किस दिन को मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताए कोन्याक जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बड़ी कंफ्यूजन होता है और बहुत आसान भी है। नागालैंड बिल्कुल सही होगा। तो कोन्याक जनजाति का संबंध जो है हाँ नागालैंड राज्य से है और इस जनजाति का उपनाम के रूप में जाना जाता है हेड हंटर के रूप में जाना जाता है। हेड हंटर मतलब सर जो है यानी गर्दन को काटने वाला जनजाति के रूप में जाना जाता है कोन्याक जनजाति को। और किस राज्य में? नागालैंड में। और ये भी पूछा जाता है कोन्याक जनजाति को जो भारत के अलावा किस राज्य का जो है यानी जाति का दर्जा यानी प्राप्त रहता है? तो म्यांमार का होता है, ठीक है, यानी नागरिकता रहता है तो म्यांमार का। क्या हुआ? हम बता रहे हैं ना ये जो है कुछ हिस्सा जो है ना हम बता रहे हैं मोंगवा जिला है, ठीक है, लोंगवा जिला है, सॉरी लोंगवा जिला जो है ये भारत कुछ क्षेत्र जो है वो म्यांमार में भी पड़ता है, तो इधर भी है उधर भी है। तो इसका मतलब क्या है कुछ जो है कुछ लोग म्यांमार में भी है, इसलिए कोन्याक जनजाति वैसे प्रॉपर या नागालैंड में, बट कुछ लोग जो है म्यांमार में भी कुछ हिस्सा पड़ता है, क्योंकि म्यांमार भी तो भारत से ही अलग हुआ है ना। और किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? 1935 के तहत अलग हुआ था। कब हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। इसलिए जो है भारत के साथ साथ किस राज्य की किस देश की नागरिकता है? म्यांमार का नागरिकता हो जाएगा, ठीक है, हाँ कोन्याक जनजाति का। अगला क्वेश्चन बताएगा हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु की अर्थात भारत की 2 आंखें हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम जो है भारत की 2 आंखें हैं, ये किनका कथन है? सर सैयद अहमद खान का ये कथन है। सर सैयद अहमद खान का कथन है कि हिंदू और मुस्लिम जो है भारत की 2 आंखें हैं, ठीक है, या फिर सुंदर वधु। अगला बताइए किस वायसराय के शासन काल में जो है एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब से कब तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे? फिर 13 से 19 कह रहे हैं, इतना 1916 से लेके 1921 तक थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इसी 1916 में ही ना होम रूल की स्थापना हुआ है, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? चैम्सफोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा 1857 की क्रांति के बारे में जो है किसने यह कहा था कि क्रांति जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू और मुसलमानों का एक नीति था, यानी कहा जाए कि षड्यंत्र था, कि किनका कथन? ठीक है, जेम्स आउटरम और टेलर, ठीक है, विलियम टेलर के द्वारा कहा गया था कि जो 1857 का क्रांति जो है यह हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा सिंगापुर में जो है 5वीं लाइट इन्फेंट्री
के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो घनश्याम दास बिरला ही हुए। इसके अध्यक्ष कौन हुए? घनश्याम दास बिरला हुए। और इसके बाद पूछा जाता है कि इसके महासचिव कौन थे? तो महासचिव के बारे में बोला जाएगा तो ठक्कर बापा, जिसे आदिवासियों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। ठक्कर बापा जो थे ये जी महासचिव थे हरिजन सेवक संघ के। ठीक है, इसका 1932 में। अगला क्वेश्चन आता है, इंडियन एसोसिएशन का जो है कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कई दिन बता चुके हैं, अभी भी यदि कंफ्यूजन होता है तो बड़ी दिक्कत है। 1900 में कहाँ जा रहे हैं आप पहले? ठीक है, 1886 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ था। जब भी डिस्कस करते हैं एक बार रिपीट कर ही देते हैं। इंडियन एसोसिएशन को जो है कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले से ये चलते आ रहा था संस्था। और जो है इसका स्थापना कब हुआ था इंडियन एसोसिएशन का? 1876 में, 10 साल बाद जाके जो है विलय हुआ है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया है। और यही जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि उनके जो है इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन चल रहा होता है, इस वजह से वो भाग नहीं लिए थे कांग्रेस में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितना लोग भाग लिए थे? 72 लोग भाग लिए थे। किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? WC बनर्जी, पूरा नाम बोले तो वेमस चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, और किनके द्वारा कांग्रेस स्थापित किया गया था? एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित किया गया था। और कांग्रेस जो है किनके मन का उपज था? लॉर्ड डफरिन के मन का उपज था कांग्रेस। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि जो है कि आगे चलकर जो है किसके द्वारा ये कहा गया था कांग्रेस जो है अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कुछ लोगों का? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कहा गया था। और कांग्रेस के बारे में किसके द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस को जो है देश यदि स्वतंत्र हो जाता है तो कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के रूप में खत्म समाप्त कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया था। ठीक है, और कांग्रेस के जो है महासचिव यानी प्रथम महासचिव कौन रहे थे? एओ ह्यूम रहे थे। कब तक रहे थे? 1885 से लेकर 1907 तक रहे थे। 1885 से लेकर 1907 तक एओ ह्यूम जो है महासचिव के। शिमला का सन्यासी यानी हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया था? 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस को किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। कहां है हरिपुरा? गुजरात में है। और 1938 में चुना गया था। और क्या 40 में थे। अब अगला हम बोल रहे हैं, पहले त्रिपुरी पहुंच जाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ये लग रहा है ना। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। और ये त्रिपुरी पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। जानते हैं जिसमें हम लोग तैयारी शुरू किए थे, यानी जब मेंस का एग्जाम देने के टाइम में जो है ना ये सब क्वेश्चन ऐसे उभर के आया था सामने, लग रहा था पता नहीं कहाँ है हरिपुरा और ये त्रिपुरी। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता था कि गुजरात होगा कि MP होगा। ठीक है, लेकिन इतना बार अब आ गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से बताइए, हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और त्रिपुरी MP पड़ता है। 1938 और 1939। और त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के रूप में भी जाना जाता है। और त्रिपुरी संकट के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि पहला अधिवेशन था जिसके अध्यक्षता के लिए चुनाव किया गया था। और चुनाव में दो व्यक्ति के रूप में, दो व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति थे? पट्टाभी सितारमैया और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। और पट्टाभी सितारमैया का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, और फिर भी पट्टाभी सितारमैया का हार हुआ और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और त्यागपत्र कब दे दिए? 1939 में ही त्यागपत्र देके कहाँ चले गए थे? सिंगापुर। और कौन सा पार्टी का स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1939 में। और इसके बाद जो त्रिपुरी संकट के बाद यानी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अधिवेशन की शेष समय के लिए अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और एक अधिवेशन और है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया है 1947 में, जो दिल्ली अधिवेशन विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला बताइएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा, किस रीट का जो है यानी किस लेख का शाब्दिक अर्थ होता है? या व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी आपका अधिकार क्या है? ठीक है, हाँ, तो ये जो है किस लेख का ये शाब्दिक अर्थ होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो किस रीट? तो क्यू वारंटो, या जिसे हिंदी में अधिकार परीक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि ये 5 रीट होता है, 5 रीट में से एक है।
अगला बताएगा भारत के जो है कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक पदासीन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, 2 कार्यकाल के लिए लगातार रहे थे। ठीक है, अगला बताएगा राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है भारत रत्न से अलंकारित व्यक्ति यानी जो कौन कौन थे? एक लोग सभी लोग जानते हैं, एक का नाम, दूसरा व्यक्ति भी बताना है। और हाँ, भारत रत्न यानी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित 2 व्यक्ति थे। कौन कौन थे सुन लीजिए। पहला एस राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, 1966 में मिला था ना। क्या हुआ? हम क्या बता रहे हो, राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, 2 व्यक्ति थे जिनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। भारत रत्न पुरस्कार की बताइए शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में। और सर्वप्रथम कितने व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्ति को दिया गया था। किस किस को दिया गया था? सी राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन, ये तीनों व्यक्ति को दिया गया था। 1954 में दिया गया था। ठीक है, बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है भारत रत्न पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू को 55 में मिला था। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संघात्मक अथवा एकात्मक क्या है? दोनों है। ठीक है, संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण है। ठीक है, अगला बताइए मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितना था? ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8वीं के बाद जो है 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। जान लीजिए ये इतना आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा ही था। ठीक है, तो आप जान सकते, ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन कोई भी आसान टफ नहीं होता है। आता है तो आसान है, जीके जैसे आता है तो आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, बताएगा एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। सही है। बताइए उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग है। सही है, 63 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। ठीक है, अगला बताएगा ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए थे जो एक बार चुनाव में हार गए फिर दोबारा जो है निर्विरोध चुने गए? तो हाँ, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे निर्विरोध। ठीक है, अगला बताएगा प्रारूप समिति के ऐसे कौन से एकमात्र सदस्य थे जो कांग्रेसी थे? हम बता चुके हैं कई बार। क से कांग्रेसी, क से के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी थे। ठीक है, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। कहीं कहीं पे इसे इंग्लिश में भी होता है ड्राफ्टिंग कमेटी और इसे हिंदी में ही लिख दिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्रा करके उस समय कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति दोनों एक ही चीज़ है और इसका स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित हुआ था? ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हो गया था? 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था और प्रस्तुत कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को जो है 14 दिन बाद जो है पारित हो गया था। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है। अगला क्वेश्चन बताइए संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच से सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? सूनहर। ठीक है, जो सूनहर जो है वही कहा जाता है। हाँ, यूएसए कनाडा को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए लैंड ऑफ राइजिंग सन के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। ठीक है, और मध्य रात्रि का देश, सूर्य का देश नॉर्वे को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए जापान का सबसे बड़ा द्वीप?
होन्शु द्वीप जापान में कुल कितना द्वीप है? 4 4 4। चारों का पूछा जाता है घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर। सुन लीजिएगा, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, 4 द्वीप है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, पहला होन्शु द्वीप हो जाएगा, इसके बाद होक्काइडो द्वीप हो जाएगा, उसके बाद तीसरा क्यूशु द्वीप हो जाएगा और चौथा शिकोकू हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? सुन लीजिए ना, ऐसे क्रम में याद रखिए, दूसरा तीसरा नहीं। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। ठीक है, क्या हुआ? हिरोशिमा जापान, हाँ, होन्शु द्वीप पे स्थित है। नहीं, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, द्वीप पर ही अवस्थित है। अगला बताइए, राजस्थान नहर जो है ये किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, इन्हीं का उपनाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जो हरिके बैराज के नाम से भी जाना जाता है, जो हरिके बैराज से निकल। अगला बताइए, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, उपराष्ट्रपति का पद अवधि जो होता है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? उपराष्ट्रपति का पदावधि जो होता है, देखिएगा डाउन हो गया है, अंकित जी देख लीजिएगा, वायर जो है खींचा गया है। उपराष्ट्रपति का पदावधि जो हो जाएगा अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग है। जिन्हें याद करने में कंफ्यूजन हो रहा होगा उनके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति का पद अवधि आपको पता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 56 के अकॉर्डिंग होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 के अकॉर्डिंग, 56 में 11 जोड़िएगा तो 67 होता है। ठीक है, अब बताते हैं 52 11 63 होता है ना। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति किस अकॉर्डिंग है? तो 63 के। 52 में 11 जोड़िए 63 हो रहा है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई भी रिलेशन यदि फाइंड करना होगा तो एक पता होगा तो दूसरा में 11 जोड़ के या घटा के आप निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद 11 जोड़िएगा तो प्रधानमंत्री पे भी पहुंच जाते हैं। 63 11 जोड़ते हैं तो कितना? 74 होता है। 74 वही मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री हो जाता है 74-75 में। अगला क्वेश्चन बताएगा, ओजोन परत जो है स्थित है किस मंडल में है? समताप मंडल में। ठीक बताए, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा स्थित है? हाँ, ठीक है, शुक्र हो जाएगा। अगला तो मकर संक्रांति के समय जो है कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, यानी 49 कोण कितना होता है? 66.5 डिग्री होगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनिए, यही सब क्वेश्चन गलत होता है। 23.5 या 66.5 इसी में आता है। तो मकर संक्रांति के समय जो है कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो 49 कोण जो होता है वो होता है 66.5 डिग्री का। अगला क्वेश्चन बताएगा, ये जो है उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग देगा? तो अनुच्छेद 67 के क के अकॉर्डिंग जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। देखिए, और उपराष्ट्रपति जो है अपने पद पर जो है वो तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक रहेगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 67 का गौ हो जाएगा। 67 के गौ में कहा गया है। अगला बताइए, बीटो जो है ये किस भाषा का शब्द है? हाँ, बीटो जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका अर्थ ही होता है रोकना होता है। ठीक है, यानी बीटो पावर जो होता है वो रोकना। तीन राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का। अगला बताइए, भारत की जो है संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होगा, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 79 में है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बताइए, संसद के कितने सदन? देखिए 3 आ रहा है ना मन में। संसद के 2 सदन और संसद के 3 अंग। ध्यान से समझिएगा, संसद के कितने अंग? तो 3 अंग, और सदन की बात करेंगे 2 सदन होगा। ठीक है, आप जानते हैं ऊपरी सदन और निचला सदन। ठीक है, ये सदन में आ जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। बट आगे चल के अंग में यदि आ जाएगा तो अभी जस्ट बताए हैं कि अनुच्छेद 79 में ही कहा गया है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से
मिलकर बना होगा 79 में, तो इसलिए अंग में आ जाएगा 3 और सदन में 2 आ जाएगा। बताइए जनता का सदन के उपनाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को जनता का सदन के नाम से उपनाम से जाना जाता है, या फिर लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है, या फिर जो है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही के तौर पे जो है लोकसभा को ही जाना जाता है। ठीक है, क्या हुआ? वो धन विधेयक के मामले में जो है वो निर्णय लेने का अधिकार जो होता है लोकसभा का ही होता है। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि लाभ के पद का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के द्वारा ही होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है कि कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पे है या नहीं है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति बनता है ना, तो उसके लिए जो है दूसरे किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो उसका निर्धारण जो है लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, जब सभापति या उपसभापति को जो है पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है, उस स्थिति में जो है वह पीठासीन नहीं होगा। वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 92 में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जब सभापति या उपसभापति को जो है पद से हटाने का जो है मामला वो विचाराधीन होगा, उस स्थिति में जो है ये पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो सदस्य नहीं होंगे। वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 92 में कहा गया है। जी बताइए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति पूछे हैं, सभापति नहीं पूछे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? ठीक है, SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे, जो कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत मुश्किल है, ये भी जान लीजिए। राज्यसभा के प्रथम सभापति के रूप में बोलेंगे तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे प्रथम उपराष्ट्रपति? तो S राधाकृष्णन हो जाएंगे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है किस देश के राजदूत थे? तो रूस के राजदूत थे। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति हो जाएंगे SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, बताएगा ये उपसभापति का पद जो है रिक्त होना या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना जो है ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है? 90 के अकॉर्डिंग आता है। हम उपसभापति बोल रहे हैं, उपसभापति बोल रहे हैं, सभापति नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जो 64-93 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में जो है राज्यसभा में कुल कितना सदस्य है? 245 और लोकसभा में 550 हो जाएगा, यानी 500 मैक्सिमम 550 और 545 है। ठीक होता है। ठीक है, वर्तमान में 545 और मैक्सिमम 550। पहले 552 था, जो था जो आंग्ल भारतीय को जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में 250 तब क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों की जो है मैक्सिमम संख्या जो है अधिक से अधिक संख्या जो है 250 हो सकता है, और वर्तमान में कितना है? 245 है। यही चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो बोल रहे हैं 200। देखिए सुन लीजिएगा, 233 पे चुनाव होता है और 12 को जो है मनोनीत किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत किया जाता है ना। तो 233 पे चुनाव, 33 में 12 जोड़े तो 245 हो जाएगा। इसीलिए राज्यसभा में जो वर्तमान में सीटों की संख्या जो है 245, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में वर्तमान में कितना? 45, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 550 हो सकता है। ठीक है, इसमें बताएगा राज्यसभा का उपनाम क्या है? तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है, यानी उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है? राज्यसभा को जाना जाता है उच्च सदन के रूप में। बताए लोकसभा का कोरम जो होता है 1/10 होता है। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 100 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 100 के अकॉर्डिंग होता है कोरम। जो लोकसभा का कोरम होता है 1/10 सीट होना चाहिए। ये अनुच्छेद 100 के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, वो 100 के हाँ सपोर्ट करते हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? हम अभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछे थे? राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, तो अनुच्छेद 89 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन हम उपसभापति का पद नियुक्त होना या फिर पद पे नहीं होना, वो आर्टिकल जो है 90 के अकॉर्डिंग है। वो 90 के अकॉर्डिंग है। पहले 89 में सभापति उपसभापति, ध्यान से समझ लीजिएगा। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति 89, और 90 में क्या हो जाएगा? जो पद से जो है यानी मतलब जो है खाली होना, पद से खाली होना या फिर जो है पद से हटाया जाना, वो 90 के अकॉर्डिंग है। सभापति नहीं रहेगा तब उपसभापति 90 में काम करेगा।
ये चीज़ नहीं हम कह रहे हैं, वो स्थिति बता रहे हैं जब उपसभापति का पद जो रिक्त होता है या पद खाली हो जाएगा या फिर पद जैसे पद से हटाया जाना या फिर उसे उन्हें हटाया जाना, वो आर्टिकल 90 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगला बताइएगा। संसद भवन का डिजाइन जो है एडविन लुटियंस एवं हार्वर्ड। अभी बोले किस व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, ए बी व्यक्ति जो है ये किस किस से ग्रहण कर सकता है। ये ए बी वाला जो है सर्वग्राही है तो सभी से करेगा, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ, और ए बी तो खुद है तो ए बी से तो लेगा ही। अगला क्वेश्चन बताइए, चेचक के टीके की खोज जो है किसके द्वारा किया गया। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज। बताइए पोलियो का जो है टीका जो है वो किसके द्वारा, जॉन साल के द्वारा जो है पोलियो का टीका। और एक पोलियो का जो है ओरल ड्रॉप जो आता है, पोलियो ड्रॉप का जो है खोजकर्ता कौन है, अल्बर्ट सेविन के द्वारा जो है पोलियो ड्रॉप का जो खोज किया गया था 1962 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, किस बकरी को जो है विश्व की दूध की रानी के रूप में जाना जाता है। सानेन हो जाएगा। ठीक है,